स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ ऑनलाइन में। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे और साथ में एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो जब भी किसी एक चर यानी एक्स चर की बात करें तो एक्स चर में जो द्विघात समीकरण होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, जहां पे ए बी और सी वास्तविक संख्याएं होती है। ए बी सी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। और साथ में ये भी याद रखना है ए बराबर नहीं 0, यानी ए बी सी के स्थान पे वास्तविक संख्याएं आएंगी लेकिन ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ए अगर 0 होता है तो एक्स स्क्वायर वाला जो पद है हमारा 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम कुछ द्विघात समीकरणों के उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि अगर ए बी सी के स्थान पे अगर हम कोई वास्तविक संख्याओं को रख देते हैं तो एक हमें द्विघात समीकरण मिल जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर a का मान हम ले लेते हैं 5, चर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस b के स्थान पे 3 ले लिए 3x, प्लस c के स्थान पे 4 ले लिए बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, इसी तरह से हम a b c के जगह पे अगर दूसरे वास्तविक संख्याओं को यूज करेंगे तो हमें दूसरी द्विघात समीकरण मिलेंगे। जैसे कि अगर a के स्थान पे √2 रख लिए तो √2x स्क्वायर प्लस b के स्थान पे अगर हम 5 रख लेते हैं 5x, प्लस c के स्थान पे अगर 2√2 रख लेते हैं तो ये a b c के स्थानों पे क्रमशः वास्तविक संख्याएं रखी जा रही है, इसलिए ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 हो, उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 4.1 से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको जो समीकरण दिए हुए हैं उसको चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो थोड़ा हल करके हम देखते हैं कि ये क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x + 1 होल स्क्वायर। तो पहले इसको विस्तार कर लेंगे और साथ में आगे दिया हुआ है इक्वल टू के 2 × x - 3, तो 2 से x - 3 दोनों को गुणा कर लेंगे। तो चलिए इसको विस्तार करते हैं। इसको विस्तार करने के लिए हम ये वाले शॉर्टकट का यूज करेंगे, a + b होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसकी सहायता से हम चलिए इसको विस्तार कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 × x × 1। ठीक है, अब आते हैं दाहिने साइड में। तो दाहिने साइड में बराबर है 2 × x, 2x हो जाएगा माइनस 2 × 3, 2 × 3 6। अब इसको हम गुणा करके लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 × x × 1। तो ये हो जाएगा आपका 2x = 2x - 6। अब हम दाहिने साइड के दोनों पदों को पक्षांतर कर लेंगे बाएं साइड में। तो यहाँ पे होगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और ये 2x इधर आएगा तो -2x और -6 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा +6 बराबर 0। अब आप सजातीय पदों को लाइक टर्म्स को आपस में प्लस और माइनस यानी जोड़ घटा लेंगे चिन्हों को देखते हुए। तो चलिए सबसे पहले x स्क्वायर, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, इसको लिख लिए। अब आते हैं x वाले पदों को लेते हैं तो 2x ये दोनों माइनस है तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा +0x। ठीक है, 2x से 2x गया तो 0x प्लस 1 + 6, तो 1 + 6 क्या हो जाएगा 7 = 0। तो अब क्या देखिए, ये द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। तो बिल्कुल ये द्विघात समीकरण के मानक रूप के अनुसार है, अतः लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। तो हमने देखा कि अगर इसको हल करके हमको जो मिल रहा है वो द्विघात समीकरण के मानक रूप के में है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू इजकल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें केवल -2 से इन दोनों को गुणा कर लेना है, ठीक है। तो चलिए पहले गुणा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजकल टू -2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा -2 3 जा 6, और ये -2 इंटू माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो गया। अब हम इन दोनों पदों को बाएं तरफ लाते हैं, क्योंकि दाहिना पक्ष हमारा 0 होना चाहिए, द्विघात समीकरण के मानक रूप में ऐसा होता है। तो ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2x, -6 को अगर लाएंगे तो +6 होगा, और +2x आएगा तो -2x इक्वल टू 0। अब यहाँ भी सजातीय पदों को आपस में हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, और ये 2x और 2x दोनों माइनस है तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो -2x और -2x, तो माइनस ये 2 और 2 4x हो गया, +6 बराबर 0। तो क्या यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर दिख रहा है, a का गुणांक यहाँ 1 हो गया, b का गुणांक -4 हो गया, और c यहाँ पे 6 हो गया। मतलब a b c के स्थान पे वास्तविक संख्या आ रही है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, यानी इस मानक रूप के अनुसार है, के रूप में है, इसलिए द्विघात समीकरण है। यहाँ पे ये भी द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कब नहीं होगा, जब हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला पद या एक दो घात, सबसे बड़ी घात 2 अगर नहीं होगी तो वहां पे वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ले क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का 7th को लेते हैं। यहाँ पे दिया है x+2 का होल क्यूब इसका 2 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ पे पहले हमें इसको घन करना होगा, होल क्यूब को एक्सपेंडेड करना होगा, विस्तार कर लेना होगा। तो चलिए करते हैं। समीकरण यहाँ पे ये वाले होल क्यूब वाली समीकरण यूज होगी, a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। तो ये वाली समीकरण हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले x को लेंगे, तो x³ + 2³, ठीक है, +3 इंटू एक्स इंटू 2, और ब्रैकेट में होता है फिर a+b, यानी x+2 इक्वल टू। अब 2x से हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 का 2 रहेगा, और x पर पावर हो जाएगा 3, 2 और 1 3, माइनस 2x इंटू 1 हो जाएगा ये 2x, ठीक है। तो हमें फाइनली अब इनका गुणा करना है, इधर तो ठीक है। तो करते हैं, x³ + 2 का घन होता है, 2 का क्यूब होता है 8, क्योंकि 2 गुणे 2 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा ये, प्लस 3 दूना 6x गुणे x + 2 बराबर 2x³ - 2x स्क्वायर। अब हम यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 6x से इन दोनों को गुणा होगा, और साथ में इन दोनों पदों को हम इधर भी पक्षांतर कर लेंगे। तो x³ + 8 इक्वल प्लस 6 से 6x से x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 दूना 12x बराबर इन दोनों पदों को हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो -2x³, और ये हो जाएगा +2x स्क्वायर बराबर 0। अब हम यहाँ पे सजातीय पदों को एक साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ 3 घात में x³ है और यहाँ 2x³ है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्लस है माइनस है। तो 2x³ में से 1x³ माइनस हो गया, तो -x³, ठीक है। अब स्क्वायर पदों को लेते हैं, ये 2 घात में है दोनों पद, 6x + 2x, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, +8x स्क्वायर। अब x वाला पद लेते हैं, तो अकेले है x पद जो कि है +12x, तो हमने इनको लिख लिया। अब बिना x वाला पद एक तो हमारे पास है +8 बराबर 0। तो अब हम देख रहे हैं कोई सजातीय पद नहीं है, इसलिए हम इसमें कहीं भी प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं, जोड़ घटाना नहीं कर सकते। तो अब क्या चेक कर लेना है कि क्या ये द्विघात है। तो ये ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण में सबसे बड़ी घात 2 होती है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, इसलिए त्रिघात है, द्विघात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है
क्वेश्चन 2 में बताया गया है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी हमें कुछ स्थितियां दी हुई हैं, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट्स को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है हमारे पास, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल यहाँ बताया हुआ है आयताकार का 528, ठीक है, याद रखना है, क्षेत्रफल 528। क्षेत्र की लंबाई, अब यहाँ कह रहे हैं क्षेत्र की लंबाई। देखिए क्वेश्चन को आप जितना अच्छा से पढ़ेंगे ना, उतना अच्छा से आप उसको समझ के सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है और क्षेत्रफल 528 है। यहाँ दो चीजें दी हुई है। हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। अगर भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें द्विघात समीकरण में निरूपित करना होगा और फिर उसमें हल करके लंबाई चौड़ाई को ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम हल कर लेते हैं इसको। मान लेंगे लंबाई और चौड़ाई, देखिए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करनी है तो उसको हम चरों से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लंबाई और चौड़ाई इन दोनों में किसको हम x माने, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही चर को यूज कर सकते हैं, दो चरों को यूज नहीं कर सकते हैं। तो या तो लंबाई को x मानिए या चौड़ाई को। तो इन दोनों में आपको देखना होगा कि कौन सा पहले आ रहा है, उसको आप x नहीं लेंगे, जो बाद में दिया हुआ है, यानी यहाँ पे लंबाई पहले और चौड़ाई बाद में दिया है तो चौड़ाई को आप x मानेंगे। जो बाद में चीजें आती हैं उसको हमें x लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, यानी लंबाई जो है ना वो चौड़ाई पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए चौड़ाई को x मानेंगे। तो माना चौड़ाई बराबर x और लंबाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई, तो प्रश्न में बताया ही है लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो लंबाई जो है ना वो चौड़ाई x के 2 गुने यानी 2x से 1 अधिक है। तो 1 अधिक है मतलब +1 कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस लाइन को कंप्लीट किया। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमने चौड़ाई को x माना, x और लंबाई को इसके हिसाब से लिख लिया। तो लंबाई क्या है, तो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई यानी x के 2 गुने यानी 2x से 1 अधिक है। ये चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब आपको बताया कि क्षेत्रफल 528 है, तो क्षेत्रफल यूज कर लेते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला, क्योंकि भूखंड आयताकार है तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला यूज करेंगे। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्षेत्रफल दिया है, लंबाई चौड़ाई हमने x और 2x + 1 लिया है। चलिए लंबाई की बात पहले कर लेते हैं। तो हमने लिया है 2x + 1, लंबाई यहाँ क्या है 2x + 1 गुणे चौड़ाई ले लेना है x बराबर आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल हमको पहले ही बताया है 528, तो यहाँ ले लेंगे 528। अब चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, हमें समीकरण मिल जाएगा। तो x से 2x को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + x × 1 1x 528। अगली लाइन में 528 को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। तो 2x² + x - 528 = 0। अब आप देख सकते हैं ये एक द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लेते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न है, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है और इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो अगर हमें 2 क्रमागत संख्याओं की बात करें तो क्रमागत संख्या वे होती है जिसके बीच में 1 का अंतर होता है। जैसे कि अगर एक संख्या x है तो उसकी अगली जो संख्या होगी वो इससे 1 ज्यादा होगी, मतलब x + 1 होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 क्रमागत संख्याओं को यहाँ पे ले लेंगे। तो चलिए करते हैं, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक x, x + 1 है। हम यहाँ पे दोनों क्रमागत धन पूर्णांकों को मान लिए x और x + 1। पहला हो गया x और दूसरा हो गया x + 1। जैसा कि
क्रमागत संख्याओं में एक का अंतर होता है, पहली संख्या के बाद आने वाली जो दूसरी संख्या होती है क्रमागत धन पूर्णांकों में, उससे एक ज्यादा होती है। तो पहला x लिया है तो दूसरा x+1 लेना होगा, तभी ये क्रमागत होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं इनका गुणनफल 306 है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 306। प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्नानुसार। तो दोनों का गुणनफल 306 यानी x इंटू x+1 यानी दोनों पूर्णांकों क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। अब इसको थोड़ा हल करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये होगा x² प्लस x इंटू 1x बराबर 306। 306 को इधर लाइए तो x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण के रूप में बदल चुका है। ठीक है, तो अभी दूसरे का तीसरा वाला प्रश्न हम ले रहे हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यहाँ बताया है रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे रोहन की वर्तमान आयु को ज्ञात करना है, जबकि बताया गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसमें किसको x मानेंगे, रोहन को या रोहन की माँ की उम्र को। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे रोहन की माँ की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है, मैंने माँ की जो आयु है ना उससे यानी रोहन पे डिपेंड, रोहन की आयु पे डिपेंड कर रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे रोहन की आयु को x मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछा है हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हल में हम करेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु या उम्र बराबर x। तो रोहन की आयु को हमने ले लिया x, और बोला है कि रोहन की माँ, अब माँ की आयु को लिख रहे हैं, माँ की आयु यानी वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु। तो यहाँ बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष है, 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन अगर x वर्ष का है तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो प्लस इसका उम्र में 26 हो जाएगा। x लेंगे रोहन की आयु और उसकी उम्र में 26 जोड़ देंगे, अधिक कर देंगे, तो उसकी माँ की आयु हो जाएगी। अब करते हैं, यहाँ कह रहे हैं उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु क्या होगी वो पहले हम लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु। तो देखिए वर्तमान आयु रोहन का x है और 3 वर्ष पश्चात इसके उम्र में 3 वर्ष प्लस हो जाएगा, 3 वर्ष जुट जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु ये हो गई। अब 3 वर्ष पश्चात माँ की उम्र, माँ की आयु या उम्र बराबर कितना होगा, तो माँ की जो वर्तमान आयु है इसमें भी 3 वर्ष जुट जाएगा, तो x प्लस 26 और 3 वर्ष इसमें भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 26 और 3 29। ठीक है, तो ये हो जाएगा माँ की उम्र यहाँ पे हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात x प्लस 29। 26 में x प्लस 26 है, उसमें 3 को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, हाँ, अब हम कर रहे हैं कि इनकी 3 वर्ष पश्चात 308 सॉरी क्या बोल रहा है कि उनकी आयु, यहाँ पे देख लेना है क्वेश्चन में। अब बोला है दोनों की उम्र हमने लिख लिया, 3 वर्ष पश्चात दोनों की उम्र हमने ज्ञात कर लिया। अब बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 है। अब इन आयु का मतलब 3 वर्ष पश्चात की जो आयु है ना, इनका गुणनफल 360 है। तो प्रश्नानुसार यहाँ कर लेंगे, प्रश्नानुसार। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माता की आयु जो है वो x प्लस 29 है, 29 है। इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है 360। तो चलिए इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। तो x को x के साथ x² हो गया, प्लस अचर पदों को दोनों को जोड़ देते हैं तो 29 प्लस 3 ये हो जाएगा 32, और इसके साथ हम लेंगे x। ठीक है, और लास्ट में 3 का 29 के साथ गुणा कर लेंगे तो 3 9 27 7 हासिल 2, 3 2 9 6 और 6 2 8। ठीक है, 87 और 360 को इधर लाएंगे माइनस 360 बराबर 0। यहाँ पे दोनों घटा देंगे
तो फाइनली ये समीकरण यहाँ मिल जाएगा x² प्लस 32x। और ये देखिए 360 बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में लिखेंगे, घटा लीजिए, यहाँ 10 में से 7 गया 3, और यहाँ बचता है 5, 5 15 लेंगे, 15 में से 8 गया 7, और ये आपका हो जाएगा 2, तो 273 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण यहाँ पे होगा। और इस द्विघात समीकरण को अगर हम हल करते हैं तो जो x का मान आएगा वही रोहन का वर्तमान आयु होगा। तो हमें सिर्फ समीकरण बना के छोड़ देना है, इसको हल नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी यहाँ पे दूरी कितना तय कर रही है रेलगाड़ी, 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको अच्छा से समझना है आपको। तो दूरी यहाँ पे मिल गया हमको, हल में लिख लेते हैं। चलिए, दूरी हमने लिख लिया 480 किमी, ये इतनी दूरी तय की जानी है। तो 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हम रेलगाड़ी की चाल को ज्ञात करना है, सामान्य चाल को। तो देखिए, जब रेलगाड़ी 480 किलोमीटर सामान्य चाल से चलती है तो जो समय वो लगाती है, मतलब हमको वहाँ समय की गणना कर लेनी होगी, उसकी अपेक्षा जब इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो दोनों ही स्थितियों में हमें समय ज्ञात कर लेना है, और दोनों का अंतर यहाँ पे देखिए 3 घंटा है। तो चलिए हम पहले शुरुआत करेंगे रेलगाड़ी की चाल से। तो यहाँ मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल है ना, रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किमी प्रति घंटा। तो सामान्य चाल रेलगाड़ी की है x किमी प्रति घंटा, और दूरी कितना तय कर रही है, 480 किलोमीटर की। तो अगर सामान्य चाल से वो 480 किलोमीटर दूरी तय करेगी x किमी प्रति घंटे की चाल से, तो समय क्या लगेगा। तो यहाँ पे हम समय की गणना कर लेते हैं। तो समय बराबर हमें पता है दूरी बट्टा चाल होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी यहाँ पे है 480 किमी और समय चाल है x किमी प्रति घंटा। तो कितने घंटे का समय उसे लगेगा। अगर सामान्य चाल यानी x किमी प्रति घंटे की चाल से अगर वो यात्रा चलती है तो उसको 480 किमी तय करने में 480 बटा x घंटे लगेंगे। अब देखते हैं कि अगर स्पीड उसका चाल अगर 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाता है तो अब यहाँ पे नया चाल लेना होगा, है ना। तो नया चाल क्या हो जाएगा, पहले था सामान्य चाल x किमी प्रति घंटा और 8 घंटे प्रति घंटा कम हो गया तो x माइनस 8। पहले चाल x था रेलगाड़ी का 8 किमी प्रति घंटा, उसका चाल कम हो गया, तो अब नया जो चाल हमें मिल रहा है x माइनस 8 किमी प्रति घंटा, ये नया चाल है। और दूरी वही तय करनी है, समय 3 घंटे ज्यादा आएगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे समय की बात कर लेते हैं। समय बराबर दूरी कितना तय करना है इस चाल से, तो वही दूरी तय करना है, क्योंकि बोल रहा है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो समय यहाँ पे जो निकलेगा 3 घंटे ज्यादा होगा पहले वाले समय से। तो यहाँ समय बराबर दूरी लेना है 480 बट्टा चाल x माइनस 8, यहाँ पे इतने घंटे यहाँ पे हो जाएंगे। तो अब ये जो समय है ना, पहले वाले समय से 3 घंटा ज्यादा है, क्योंकि बताया है ना कि अगर वो 8 किमी प्रति घंटा कम चाल उसका हो जा रहा है, अगर इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो ये 3 घंटे अधिक लिया है क्योंकि चाल यहाँ पे कम हो गया है। तो अब देखिए दोनों जो समय है, इन दोनों समय का अंतर कितने होंगे, तो 3 घंटे होंगे। तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे 400, चलिए बड़ा वाला समय ज्यादा वाला समय पहले लेंगे, तो 480 बट्टा x माइनस 8, ठीक है, माइनस पहले वाला जो समय है सामान्य चाल से तो 480 बट्टा x बराबर कितने घंटे का अंतर है यहाँ पे, 3 घंटा, क्योंकि बताया गया कि ये जो समय है ना वो 3 घंटे कम है, 3 घंटे ज्यादा है। तो इस समय का और इस समय का दोनों का अंतर हमने किया यानी माइनस किया, तो बराबर 3 घंटे यहाँ पे निकलेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करके हमको समीकरण मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, थोड़ा क्वेश्चन को मिटा के यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर दोनों का हर का एलसीएम लेना होगा, तो दोनों का जो हर है उनका एलसीएम होगा इनका गुणनफल, यानी x इंटू एक्स माइनस एट, x इंटू एक्स माइनस एट, ये दोनों का एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x इंटू 480, तो 480x, साथ में माइनस 480 से इन दोनों को गुणा कर रहा है, तो 480 इंटू एक्स माइनस 480x, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, 8 से गुणा करेंगे तो 0 ले लेंगे, और 8 अठाई 64, 4 हासिल 6, और 8 चौक को 32, और 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा 38, 3840 बराबर कितना है हमारे पास 3। अब देखिए यहाँ पे 480 घट गया, सजाती पद है तो ये घट जाएंगे आपस में, है ना। इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए बचता क्या है, तो ऊपर में बचा है 3840, ठीक है। और इसको हर को भी लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एट, 8 एक्स स्क्वायर टू 3। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो 3 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, या आप 3 से इसको काट सकते हैं, हर एक मानिए और अंश को अंश से काट दीजिए, 3 एकने 3, 3 एकने 3, 3 दूना 6, 2 बच रहा है 24, 3 अठे 24, यानी ये 1280। तो इसको हम उधर ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280, 1280 को वापस इधर लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो ये हमें समीकरण प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ठीक है।